पॉप संस्कृति में सबसे प्रतिष्ठित और स्थायी फ्रेंचाइज में से एक, पोकेमॉन का निर्माण जुनून, नवाचार और संयोग की कहानी है। जापान में अपनी मामूली शुरुआत से लेकर अपने वैश्विक प्रभुत्व तक, पोकेमॉन ने वीडियो गेम, टेलीविजन, फिल्मों और व्यापारिक वस्तुओं के दायरे से परे लाखों लोगों की कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया है। यह उल्लेखनीय यात्रा एक साधारण विचार से शुरू हुई और एक बहुअरब डॉलर की घटना में विकसित हुई। पोकेमॉन की कहानी जापानी गेम डिजाइनर और फ्रेंचाइज के पीछे रचनात्मक दिमाग सातोशी ताजिरी से शुरू होती है। 1965 में माचिडा, टोक्यो में जन्मे ताजिरी को प्रकृति और कीड़ों को इकट्ठा करने का गहरा आकर्षण था, जो जापान में बच्चों के बीच एक लोकप्रिय शगल था। इस शौक ने उन्हें अपने साथियों के बीच डॉ बग उपनाम दिया। प्राकृतिक दुनिया में कीड़ों की खोज और संग्रह करने की खुशी बाद में पोकेमॉन में एक केंद्रीय विषय बन गई। जैसे जैसे ताजिरी बड़े होते गए, उनकी रुचि वीडियो गेम की ओर बढ़ती गई। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में वे आर्केड गेम से मोहित हो गए और अपने खुद के गेम बनाने के तरीकों की कल्पना करने लगे। गेम डिजाइन के लिए ताजिरी के जुनून ने उन्हें गेम फ्रीक नामक एक फैनजीन शुरू करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें आर्केड गेम की समीक्षा की जाती थी और पाठकों के साथ टिप्स और ट्रिक्स साझा किए जाते थे। इस प्रकाशन के माध्यम से ताजिरी की मुलाकात केन सुगिमोरी से हुई, जो एक चित्रकार थे और पोकेमॉन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण सहयोगी बन गए। पोकेमॉन की अवधारणा 1980 के दशक के अंत में आकार लेने लगी। ताजिरी गेम बॉय से प्रेरित थे, जो निंटेंडो द्वारा विकसित एक हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल था। गेम बॉय की पोर्टेबिलिटी और अन्य डिवाइस के साथ जुड़ने की क्षमता ने एक विचार को जन्म दिया, क्या होगा अगर खिलाड़ी जीवों को पकड़ सकें और उन्हें इकट्ठा कर सकें और उन्हें दूसरों के साथ व्यापार कर सकें। यह अवधारणा उस समय क्रांतिकारी थी और पोकेमॉन की नींव बन गई। 1989 में ताजिरी और सुगिमोरी ने गेम फ्रीक की स्थापना की, जो शुरू में एक गेम डेवलपमेंट स्टूडियो था, और अपने पहले गेम क्विंटी, जिसे मेंडल पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, पर काम करना शुरू किया। गेम की सफलता ने उन्हें निंटेंडो के साथ संबंध स्थापित करने की अनुमति दी, जो पोकेमॉन के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। ताजिरी ने पोकेमॉन का विचार निंटेंडो को दिया, एक ऐसे गेम की कल्पना की जिसमें खिलाड़ी जीवों को पकड़ सकें, प्रशिक्षित कर सकें और उनका व्यापार कर सकें। मारियो और द लीजेंड ऑफ ज़ेल्डा के निर्माता शिगेरू मियामोतो सहित निंटेंडो के अधिकारियों ने इस अवधारणा में संभावना देखी। ताजिरी का अनूठा विचार निंटेंडो के नवाचार और परिवार के अनुकूल मनोरंजन के दर्शन के अनुरूप था। हालांकि विकास प्रक्रिया बिल्कुल भी सहज नहीं थी। पोकेमॉन के विकास, जिसे शुरू में कैप्सूल मॉन्स्टर्स नाम दिया गया था, को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह परियोजना महत्वाकांक्षी थी और ताजिरी को धन और समर्थन हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। गेम फ्रीक एक छोटा स्टूडियो होने के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कुछ कर्मचारियों को परियोजना छोड़नी पड़ी। हालांकि ताजिरी के दृढ़ संकल्प और अवधारणा के प्रति जुनून ने परियोजना को जीवित रखा। विकास के दौरान खेल के डिजाइन और यांत्रिकी में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। ताजिरी ने विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ली, जिसमें उनके बचपन के कीट संग्रह के प्रति प्रेम, पारंपरिक जापानी राक्षस लोककथाएं और ड्रैगन क्वेस्ट और फाइनल फैंटेसी जैसे खेल शामिल है। विकास का विचार, जहां जीव अधिक शक्तिशाली रूपों में विकसित हो सकते हैं, एक नई विशेषता थी जिसने खेल में गहराई और रोमांच जोड़ा। केन सुगिमोरी ने मूल 151 पोकेमॉन जीवों को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कला शैली और चरित्र डिजाइन पोकेमॉन को इसकी विशिष्ट दृश्य पहचान देने में सहायक थे। डिजाइन को आकर्षक और यादगार बनाने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया था, जो व्यापक दर्शकों को आकर्षित करता था। पोकेमॉन नाम जापानी ब्रांड नाम पॉकेट मॉन्स्टर्स, पोकेटो मोन्सुता से लिया गया है। पॉकेट मॉन्स्टर्स की अवधारणा ने उन जीवों के विचार पर जोर दिया जिन्हें इधर-उधर ले जाया जा सकता था और उनका व्यापार किया जा सकता था, एक अवधारणा जो गेम बॉय की पोर्टेबिलिटी के साथ प्रतिध्वनित हुई। पोकेमॉन रेड और ग्रीन, एक घटना का शुभारंभ। 6 साल के विकास के बाद पोकेमॉन रेड और ग्रीन को 27 फरवरी 1996 को गेम बॉय के लिए जापान में रिलीज किया गया। गेम तुरंत सफल हो गए। अन्वेषण, रणनीति और संग्रह के अपने अनूठे मिश्रण से खिलाड़ियों को आकर्षित किया। पोकेमॉन को पकड़ने, प्रशिक्षित करने और उनसे लड़ने का मुख्य गेम प्ले लूप वेसनी और आकर्षक साबित हुआ। गेम बॉय के लिंक केबल द्वारा सुगम किए गए गेम के मल्टीप्लेयर पहलू ने खिलाड़ियों को एक दूसरे के साथ पोकेमॉन का व्यापार करने की अनुमति दी। इस सुविधा ने सामाजिक संपर्क और सहयोग को प्रोत्साहित किया, क्योंकि कुछ पोकेमॉन केवल व्यापार के माध्यम से ही विकसित हो सकते थे। गॉट्टा कैच एम ऑल का विचार एक केंद्रीय विषय बन गया, जिसने खिलाड़ियों को सभी पोकेमॉन प्रजातियों को पकड़कर अपना पोकेडेक्स पूरा करने के लिए प्रेरित किया। खेलों की सफलता को एक अच्छी तरह से समन्वित विपणन अभियान द्वारा बढ़ावा मिला, जिसमें एक एनिमेटेड टीवी श्रृंखला, ट्रेडिंग कार्ड, खिलौने और अन्य सामान शामिल थे। पोकेमॉन एनीमे, जो अप्रैल 1997 में जापान में शुरू हुआ, ने ऐश केचम, जापान में सातोशी
और उसके पिकाचू के कारनामों के माध्यम से दर्शकों को पोकेमॉन की दुनिया से परिचित कराया। शो तुरंत हिट हो गया, जिससे फ्रेंचाइज को लोकप्रिय बनाने और पोकेमॉन को व्यापक दर्शकों से परिचित कराने में मदद मिली। जापान में सफलता के बाद पोकेमॉन ने अपना वैश्विक विस्तार शुरू किया। पोकेमॉन रेड और ब्लू, रेड और ग्रीन के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण सितंबर 1998 में उत्तरी अमेरिका में रिलीज किए गए, उसके बाद यूरोप और अन्य क्षेत्रों में रिलीज किए गए। फ्रेंचाइजी की अपील सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर गई और पोकेमॉन जल्दी ही एक वैश्विक घटना बन गई। गेम के साथ रिलीज किया गया पोकेमॉन ट्रेडिंग कार्ड गेम एक बड़ी सफलता बन गया, जिसमें बच्चे और कलेक्टर उत्सुकता से कार्ड के साथ व्यापार और लड़ाई करते थे। कार्ड गेम ने पोकेमॉन अनुभव में एक और परत जोड़ दी, जिसमें रणनीति और प्रतिस्पर्धा को संग्रह करने की खुशी के साथ मिलाया गया। पोकेमॉन एनीमे भी फ्रेंचाइजी की वैश्विक सफलता का एक महत्वपूर्ण घटक था। शो के आकर्षक थीम गीत, यादगार किरदार और रोमांचक कारनामों ने दुनिया भर के बच्चों को आकर्षित किया। फ्रेंचाइजी का शुभंकर पिकाचू एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया, जो पोकेमॉन के आकर्षण का प्रतीक है। फ्रेंचाइज की सफलता ने कई पोकेमॉन स्पिन ऑफ गेम, मर्चेंडाइज, फिल्में और यहां तक कि पोकेमॉन थीम वाले थीम पार्क का निर्माण किया। 1998 में निंटेंडो, गेम फ्रीक और क्रिएचर्स के बीच सहयोग से स्थापित पोकेमॉन कंपनी ने ब्रांड का प्रबंधन किया और फ्रेंचाइज के विभिन्न पहलुओं का समन्वय किया। पोकेमॉन फ्रेंचाइज का गहरा सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा है, जो कई बच्चों और वयस्कों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। गेम, टीवी शो और मर्चेंडाइज ने एक साझा अनुभव बनाया, जो पोकेमॉन के लिए एक समान प्रेम के माध्यम से लोगों को एक साथ लाता है। गॉट्टा कैच, एम ऑल वाक्यांश एक सांस्कृतिक कैच फ्रेज बन गया, जो पोकेमॉन इकट्ठा करने के उत्साह और खुशी को दर्शाता है। फ्रेंचाइज की सफलता के महत्वपूर्ण आर्थिक निहितार्थ भी थे। पोकेमॉन इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मीडिया फ्रेंचाइज में से एक बन गया, जिसने अरबों डॉलर का राजस्व अर्जित किया। गेम लगातार बिक्री चार्ट में शीर्ष पर रहे और ट्रेडिंग कार्ड, खिलौने और अन्य मर्चेंडाइज की अत्यधिक मांग थी। पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप एक वार्षिक आयोजन है, जिसमें वीडियो गेम और ट्रेडिंग कार्ड गेम टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए दुनिया भर के खिलाड़ी एक साथ आते हैं। इस आयोजन ने पोकेमॉन की प्रतिस्पर्धात्मक और रणनीतिक गहराई को उजागर किया, जिसमें शीर्ष खिलाड़ियों के कौशल और समर्पण को प्रदर्शित किया गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, पोकेमॉन को तेजी से बदलते गेमिंग परिदृश्य में प्रासंगिक बने रहने की चुनौती का सामना करना पड़ा। मोबाइल गेमिंग, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर अनुभव और नए गेमिंग कंसोल के उदय ने फ्रेंचाइजी के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों पेश कीं। 2016 में पोकेमॉन ने पोकेमॉन गो की रिलीज के साथ अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई, जो कि निएंटिक द्वारा पोकेमॉन कंपनी के सहयोग से विकसित एक मोबाइल गेम है। पोकेमॉन गो ने खिलाड़ियों को अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में पोकेमॉन को पकड़ने की अनुमति देने के लिए संवर्धित वास्तविकता (AR) तकनीक का उपयोग किया। AR के खेल के अभिनव उपयोग प्रिय पोकेमॉन पात्रों के साथ मिलकर लोकप्रियता में भारी उछाल का कारण बने। पोकेमॉन गो एक सांस्कृतिक घटना बन गई, जिसने दुनिया भर में लाखों खिलाड़ियों को आकर्षित किया और पोकेमॉन के जादू को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। मुख्य पोकेमॉन गेम भी लगातार विकसित होते रहे। 2019 में निंटेंडो स्विच के लिए पोकेमॉन स्वॉर्ड और शील्ड की रिलीज ने फ्रेंचाइजी के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसने मेनलाइन सीरीज को होम कंसोल पर ला दिया और नई गेम प्ले सुविधाएं और मैकेनिक्स पेश किए। गेम को आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मिली, जिसने पोकेमॉन की स्थायी अपील को प्रदर्शित किया। पोकेमॉन का निर्माण दृष्टि, रचनात्मकता और दृढ़ता की कहानी है। सातोशी ताजिरी के बचपन के कीट संग्रह के प्रति आकर्षण से लेकर पोकेमॉन के वैश्विक परिघटना बनने तक, फ्रेंचाइजी की यात्रा कल्पना की शक्ति और नई दुनिया की खोज की सार्वभौमिक अपील का प्रमाण है। पोकेमॉन की सफलता केवल गेम या मर्चेंडाइज के बारे में नहीं है, यह सभी उम्र के लोगों के लिए खुशी और आश्चर्य के बारे में है। फ्रेंचाइजी ने समुदाय की भावना को बढ़ावा दिया है, दुनिया भर के प्रशंसकों को पोकेमॉन के लिए अपने प्यार को साझा करने के लिए एक साथ लाया है। पोकेमॉन के पात्र, कहानियां और रोमांच हमें प्रेरित और मनोरंजन करते रहते हैं, जो हमें अन्वेषण के जादू और खोज के रोमांच की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे पोकेमॉन विकसित होता जा रहा है और नई तकनीकों और रुझानों के अनुकूल होता जा रहा है, इसकी विरासत सुरक्षित बनी हुई है। पीढ़ियों के दिलों और दिमागों पर कब्जा करने की फ्रेंचाइजी की क्षमता इसकी स्थायी अपील और इसके पात्रों और दुनिया के कालातीत आकर्षण का प्रमाण है। पोकेमॉन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, और जैसे जैसे प्रशंसकों की नई पीढ़ियां अपनी पोकेमॉन यात्रा पर निकल रही है, इस अविश्वसनीय फ्रेंचाइजी की विरासत बढ़ती और प्रेरित करती रहेगी।